चैप्टर 17 श्वसन और गैसों का विनिमय। चैप्टर 17 श्वसन और गैसों का विनिमय। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन O2 का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी मुक्त होती है, जो हानिकारक है। इसलिए आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार O2 उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वसन, ब्रीदिंग, सामान्यतः श्वसन, रेस्पिरेशन कहते हैं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण है। हम श्वसन कैसे लेते हैं, श्वास कैसे लेते हैं, इस अध्याय के निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रिया विधि का वर्णन किया गया है। श्वसन के अंग प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न अकशेरुकी की जैसे स्पंज, स्लेंट्रेटा, चपटेकर्मी आदि O2 और CO2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल श्वसन नलिकाएं होती है, जिसे वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती है, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष सामान्य संरचना कॉलम गिल द्वारा होता है, जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष सामान्य थैली, फुफ्फुस या फेफड़ों द्वारा होता है। कशेरुकों में मछलियां कॉलम गिल द्वारा श्वसन करती है, जबकि सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे मेंढक अपनी आर्द्र त्वचा, नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। मानव श्वसन तंत्र हमारे एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार होते हैं, जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष ग्रसनी के एक भाग नासा ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। नासा ग्रसनी कंठ क्षेत्र में स्थित गांठी द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थि पल्ले या फ्लैप कंठ आछद एपिग्लोटिस से ढक जाती है, जिसे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वास नली एक सीधी नली है जो वक्ष के गुहा के मध्य तक 5वीं वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनिका और बहुत पतली अंतः श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थि वलयों से आलंबित होती है। प्रत्येक अंतः श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिका थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। श्वसनिकाओं और कुपिकाओं का साकित जाल फेफड़ों लंग्स की रचना करते हैं। हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण प्लूरेला से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुस आवरणी द्रव भरा होता है। यह फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है। बारीक फुफ्फुस आवरणी झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस आवरणी झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। बाह्य नासा रंध्र से अंतः श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग, जबकि कुपिकाओं एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचालित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो शरीरतः एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, अधर भाग में उरोस्थि, पार्श्व में पसलियों और नीचे से गुमंदाकार डायफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े फुफ्फुस की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि हम लोग सीधे फेफड़ों का आयतन नहीं बदल सकते। चित्र देखिए।
श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। पहला, श्वसन या फुफ्फुसी संवातन, जिसे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कोशिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। दूसरा, कोशिका झिल्ली के आर पार गैसों O2 और CO2 का मिश्रण। तीसरा, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन अभिगमन। चौथा, रुधिर और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का मिश्रण। पांचवा, अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना कोशिकीय श्वसन, जैसे कि अध्याय 14 श्वसन में बताया गया है। श्वसन की क्रियाविधि। श्वासन की क्रियाविधि। श्वासन में 2 चरण सम्मिलित है। अंतःश्वासन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है। और निःश्वसन, जिसके द्वारा फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़े के अंदर ले जाने के लिए फेफड़े एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब आंतर फुफ्फुसीय दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इस तरह निःश्वसन तब होता है जब आंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह है पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतरापरसुक या इंटरकोस्टल इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्र पक्ष अक्ष एंटेरियो पोस्टेरियल एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। बाह्य अंतरापरसुक पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थि को ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठ आधार अक्ष डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसीय दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया होती है। डायफ्राम और अंतरापरसुक पेशियों का शिथिलन रिलैक्सेशन डायफ्राम और उरोस्थि को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुसीय आयतन भी घट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पायरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है, जो फुफ्फुसीय क्रियाकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। ज्वारीय आयतन टाइडल वॉल्यूम TV। ज्वारीय आयतन टाइडल वॉल्यूम TV सामान्यतः श्वसन की क्रिया के समय प्रति श्वसन अंतःश्वासित या निःश्वासित आयु का आयतन यह लगभग 500 ml होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 ml वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वसित या निःश्वसित कर सकता है। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है, यह औसतन 2500 ml से 3000 ml होता है। निःश्वसन सुरक्षित आयतन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है, औसतन यह 1000 ml से 1100 ml होती है। अवशिष्ट आयतन रेजिडुअल वॉल्यूम RV। रेजिडुअल वॉल्यूम RV वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, इसका औसत 1100 ml से 1200 ml होता है। ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसीय क्षमताएं, फुफ्फुसीय दाढ़ताएं निकाली जा सकती है, जिनका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है। अंतःश्वसन क्षमता इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC सामान्यतः निःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा आयतन जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है, इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। TV प्लस IRV। IC इक्वल टू TV प्लस IRV। निःश्वसन क्षमता एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC सामान्यतः अंतःश्वसन उपरांत
वायु की कुल मात्रा आयतन जिसे एक व्यक्ति निश्वासित कर सकता है, इसमें ज्वारीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं। टीबी प्लस ERV, EC इक्वल टू टीबी प्लस ERV। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC सामान्यतः निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, इसमें निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं। ERV प्लस RV, FRC इक्वल टू ERV प्लस RV। जैव क्षमता वाइटल कैपेसिटी VC, वाइटल कैपेसिटी VC बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःशोषित कर सकता है, इसमें ERV, TB और IRV सम्मिलित है। अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःशोषण के बाद निश्वासित कर सकता है। फेफड़ों की कुल क्षमता टोटल लंग्स कैपेसिटी बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा, इसमें RV, ERV, TB और IRV सम्मिलित है, यानी जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट क्षमता VC प्लस RV। गैसों का विनिमय कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। चित्र में देख सकते हैं, अंतःशोषण के समय वायु कुपिका के अंदर PO2 104 mm, PCO2 40 mmHg। उपुसीय शिरा के अंदर देखते हैं जहाँ से ब्लड जाता है और सिस्टमेटिक धमनी से होता हुआ ऑक्सीकृत रक्त वहन करती है सिस्टमेटिक धमनी, जहाँ PO2 95 mmHg और PCO2 40 mmHg शरीर ऊतकों के अंदर यहाँ से फिर वापस जाता है और सिस्टमिक सिरा जहाँ भी ऑक्सीकृत रक्त वहन करते हुए जाती है, और ये PCO2 40 mmHg और PO2 40 mmHg और PCO2 45 mmHg होती है। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और उसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 तथा PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दो गैसों के आंशिक दाब तालिका 17.1 और चित्र 17.3 में दर्शाए गए हैं। सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कुपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कुपिकाओं की तरफ। चूंकि CO2 की घुलनशीलता O2 की तुलना में 20 से 25 गुना अधिक होती है। अंतः विसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है, यथा कुपिका की पतली सल की उपकला, सल की एपिथेलियम, कुपिकाओं की कोशिकाओं की अंतःकला और उनके बीच स्थित आधारी तत्व। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक O2 के कुपिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कुपिकाओं में विसरण के लिए अनुकूलित होते हैं। चित्र 17.4 एक उभयजीवी वाहिका की एक वायु कुपिका का अनुप्रस्थ काट। गैसों का परिवहन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% O2 का परिवहन रक्त में लाल कणिकाओं द्वारा होता है। शेष 3% O2 का प्लाज्मा द्वारा गुल्य अवस्था में होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा हुआ है, जबकि 17% का बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होती है। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा द्वारा गुल्य अवस्था में होता है। ऑक्सीजन का परिवहन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोहा युक्त वर्णक है।
हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय रिवर्सिएबल ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 O2 अणुओं के वहन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2, H+ आयन आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। कोशिकाओं में जहां उच्च PO2, निम्न PCO2, कम H+ सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। जबकि ऊतकों में निम्न PO2, उच्च PCO2, उच्च H+ सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियां ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती है। इससे स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बनता है और ऊतकों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त सामान्यतः शरीर की क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 ml O2 प्रदान करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। यह बंधनीयता CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च PCO2 और निम्न PO2 की अवस्था से होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है। जबकि कोशिकाओं में जहां PCO2 निम्न और PO2 उच्च होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होने लगता है। अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कोशिकाओं में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। ऊतकों में अपचयन के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त RBC और प्लाज्मा में विसरित होती है और HCO3 और H+ आयन बनाती है। कोशिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिसे CO2 और H2O बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित, ट्रैप्ड और कोशिका तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। प्रति 100 ml विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कोशिका में लगभग CO2 की 4 ml मात्रा मुक्त होती है। श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है, जिसे श्वास प्रभावी श्वास अनुचलन न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत सुधार कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतर श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी कीमो सेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सके। महाधमनी चाप, एरोटिक आर्च और गिरवाधमनी कैरोटिड आर्टरी से जुड़ी संवेदी रचनाएं भी CO2 और H+ सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, दमा, अस्थमा। श्वसन में दमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोध के कारण श्वसन के समय गड़गड़ाहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है।
श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस, श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस या श्वसनी की शोथ है जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होना है जिसे लगातार खांसी होती है। वात स्फीति या एम्फाइसीमा, वात स्फीति या एम्फाइसीमा एक चिरकालिक रोग है जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में से एक है। व्यावसायिक श्वसन रोग, व्यावसायिक श्वसन रोग, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज कुछ उद्योगों में विशेषकर जहाँ पत्थर की घिसाई पिसाई तोड़ने का कार्य होता है वहाँ इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली इन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती। दीर्घकालीन प्रभाव शोथ उत्पन्न कर सकता है जिसे रेशमीय उत्तमों की प्रचुरता होती है जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों में मुख्य मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए।